तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इमरान खान, आपका फिजिक्स एजुकेटर। और आज हम लोग चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फिजिक्स का कैलोरीमेट्री चैप्टर। इस कैलोरीमेट्री चैप्टर को एक्चुअल में हम दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आज हम पार्ट वन स्टार्ट करेंगे कैलोरीमेट्री, जो कि बेस्ड होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी के टर्म पे। अगर इस चैप्टर के बारे में देखो हम बात करें तो ये चैप्टर क्लास 10th वालों को टफ लगता है, थोड़ा न्यूमेरिकल साइड। थ्योरी तो ईजी होती है लेकिन न्यूमेरिकल साइड में टफ लगता है, इसलिए थ्योरी को हम लोग स्किप करके न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करें। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि आप इस चैप्टर के लिए समझो कि बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम उन्हीं बेसिक्स को कवर करेंगे, और अगर हमारे बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएंगे तो न्यूमेरिकल करना उतना ही ईजी हो जाएगा। तो फिर मैं ऐसा करूंगा, इसके दो पार्ट, पार्ट वन और पार्ट टू की वीडियो से आपको थ्योरी यानी बेसिक्स कवर करा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग न्यूमेरिकल्स के अप्रोच को भी कवर कर लेंगे। तो चलते हैं, फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चैप्टर कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो कंसेप्ट हमारा वो हीट और टेम्परेचर का है। हमें हीट और टेम्परेचर के बारे में पता होना चाहिए क्या डिफरेंस। देखिए, जनरल अगर हम हीट की बात करते हैं तो हम कहते हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और अगर हम किसी बॉडी को एनर्जी दे रहे हैं और वो दी गई एनर्जी अगर टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस एनर्जी फ्लो हो रही है, तो ऐसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? हीट एनर्जी। तो हीट मैंने क्या कहा, अगर आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी को एनर्जी दे रहे हो और ये दी गई एनर्जी टेम्परेचर के डिफरेंस पर डिपेंड कर रही है, तो इस एनर्जी को हम बोलते हैं हीट। और हीट की अगर हम एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो हीट की एसआई यूनिट क्या होती है? हीट की एसआई यूनिट बन जाएगी आपका जूल। और अदर यूनिट क्या बन जाएगी? कैलोरी बन जाएगी। और आप लोग ने वर्क एनर्जी इन पावर में पढ़ा था कि 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.186 जूल होता है, या 4.18 जूल, या फिर राउंड ऑफ करके हम लोग 4.2 जूल भी बोल देते हैं। तो 1 कैलोरी को कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी डिफिनेशन आप बुक से याद कर लेंगे। बेसिकली 1 कैलोरी क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है ना, बाय 1 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप कह सकते हैं 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक। 1 डिग्री सेल्सियस ही तो टेम्परेचर आपने बढ़ाया, उस टेम्परेचर को बढ़ाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैलोरी बोलते हैं। तो जैसे हम कैलोरी डिफाइन कर रहे हैं वैसे हम किलो कैलोरी भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करते हैं तो वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर का आप जनरल आइडिया ही लेते हो, देखो हम इसको बोल सकते हैं इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है ना। कोई बॉडी कितना ज्यादा हॉट है या कोल्ड है उसकी डिग्री को डिफाइन करता है टेम्परेचर। और टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन होती है, और केल्विन को हम डिनोट करते हैं के से। अदर यूनिट डिग्री सेल्सियस होती है। और हम लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ा था गैस लॉज में कि अगर टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में है और मुझे उस टेम्परेचर को केल्विन स्केल में चेंज करना है, में हम लोग 273 ऐड कर देते हैं, तो टेम्परेचर हमारा केल्विन स्केल में कन्वर्ट हो जाता है। टेम्परेचर सेल्सियस में है, केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड कर देंगे, और वापस केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है तो हम 273 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो मैं आपके लिए बेसिकली एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे मान लीजिए फॉर सपोज एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और उसका टेम्परेचर हमने बढ़ाकर 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो अब मैं पूछूं आपसे कि टेम्परेचर में चेंज कितना, तो आप कैसे निकालोगे? 10 माइनस 0 कर दोगे, टेम्परेचर का चेंज हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। टेम्परेचर का चेंज 10 डिग्री सेल्सियस है। मैं सेम क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि आप ये बताइए, अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है 10 डिग्री सेल्सियस, तो यही सेम टेम्परेचर का चेंज केल्विन स्केल में कितना आएगा? तो कई लोग क्या करते हैं, इसको गलत ट्रीट करते हैं। वो क्या करते हैं, आपको पता है कि टेम्परेचर सेल्सियस में है तो उसको केल्विन में चेंज करने के लिए वो 273 ऐड करते हैं, तो इस टेम्परेचर के चेंज में भी वो 273 ऐड कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। जितना टेम्परेचर का चेंज सेल्सियस में आता है उतना ही सेम टेम्परेचर का चेंज केल्विन स्केल में भी आता है, क्योंकि आपको ये बात पता है कि जो सेल्सियस और केल्विन स्केल के टेम्परेचर स्केल होती है, दोनों में नंबर ऑफ डिविजन 100 होते हैं। तो अगर 1 डिवीजन राइज सेल्सियस में आ रहा है तो सेम 1 डिवीजन का राइज केल्विन में भी आएगा। तो चेंज जो रहा वो हमेशा सेम रहा, यानी टेम्परेचर का चेंज जो केल्विन स्केल में होगा वो भी कितना होगा? 10 केल्विन होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका कि टेम्परेचर चेंज कितना होगा? 10 केल्विन होगा, ठीक है ना। अगर आपको इसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो हम एक काम कर रहे हैं, हम ऐसे भी देख सकते हैं कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस इनिशियल था। अगर इस 0 डिग्री सेल्सियस को मैं केल्विन में चेंज करूँ तो 273 ऐड करूंगा, क्या आ जाएगा? 273 केल्विन, ठीक है। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर है, अगर इसको मैं केल्विन में चेंज करूँ तो आ जाएगा 283 केल्विन। तो फाइनल 283 है, इनिशियल 273।
फिर से आप देख लें टेम्परेचर का चेंज कितना आ रहा है, 283 माइनस 273, अगेन कितना आ रहा है, 10 केल्विन आ रहा है। इसका मतलब टेम्परेचर का चेंज जितना सेल्सियस में आएगा उतना ही केल्विन में आएगा, बिकॉज दे हैव इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो हम लोग ने एक बेसिक आइडिया ले लिया कि हीट और टेम्परेचर क्या है, ठीक है ना। इसी को रिलेट करते हैं और आगे टॉपिक को देखते हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं किसी सब्सटेंस को हीट एनर्जी देने की। तो अगर हम हीट एनर्जी किसी सब्सटेंस को दे रहे हैं, सबसे पहली बात तो दी गई हीट एनर्जी डिपेंड करती है मटेरियल के नेचर पे डिपेंड, दी गई हीट एनर्जी डिपेंड कर रही है मटेरियल के। आप सामने डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में मैंने 3 बॉडीज लेकर आपको यहाँ पर दिखाया, वाटर है, मेटल है, आइस है, ठीक है ना। तो तीनों को अगर मुझे हीट एनर्जी देना हो तो हीट एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट जाएगी। कंपैरिजन के लिए देखो, अगर मैं बात करूँ तो मैं एक एग्जांपल क्लास में भी देता हूँ कि जैसे पार्क्स होते हैं, तो पार्क्स में आपने देखा होगा चेयर्स लगी होती है। अच्छा, कुछ पार्क्स में वुडन चेयर्स होती हैं, कुछ पार्क्स में क्या होता है, मेटालिक चेयर्स होती हैं, आयरन की बेसिकली, ठीक है ना। अब अगर आप वुडन और मेटालिक चेयर्स को कंपेयर करो तो जब समर्स होती हैं, समर में हीट एनर्जी जल्दी कौन अडेप्ट कर लेता है, वुड वाला या मेटल वाला? आपका आंसर होगा मेटल वाला, ठीक है ना। और वुड वाला आपका क्या करता है, हीट एनर्जी इतना जल्दी अटेन नहीं करता है, इसलिए हीट एनर्जी मटेरियल के टेम्परेचर मटेरियल पे तो डिपेंड करेगा, ठीक है ना। सेम मैनर में विंटर्स की बात करेंगे तो आपको क्या होता है, विंटर्स में जब आप उन्हीं चेयर्स पर बैठते हो, आप वुडन चेयर पे बैठोगे तो आपको इतना ठंडा नहीं लगेगा, लेकिन जब आप मेटल की चेयर पे बैठोगे तो आपको ठंडा लगेगा, बिकॉज आपकी बॉडी से हीट एनर्जी कहाँ जा रही है, उस मेटालिक पर्टिकुलर मेटालिक चेयर में जा रही है। तो इस तरीके से हीट एनर्जी डिपेंड करेगी मटेरियल के नेचर पे। दूसरी बात, हीट एनर्जी बॉडी के मास पे भी डिपेंड करेगी, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ मुझे हीट एनर्जी देनी पड़ेगी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए या उसको हीट, ठीक है। तीसरी बात कर रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर का चेंज हम बॉडी में जितना ज्यादा लाएंगे उतना ज्यादा हमें हीट एनर्जी भी देनी पड़ेगी। फॉर सपोज एक बॉडी का हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 0 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस, और एक बॉडी का हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 0 टू 100 डिग्री सेल्सियस, तो जिसमें टेम्परेचर चेंज ज्यादा है 0 टू 100 वाले में, उसको मुझे हीट एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हीट एनर्जी के बेसिकली 3 फैक्टर्स हो गए, हीट एनर्जी को मैंने इस डायग्राम में क्यू से डिनोट किया है। ये 3 फैक्टर्स हो गए। पहला फैक्टर हो गया हीट एनर्जी डिपेंड करेगी मटेरियल के नेचर पे, दूसरा फैक्टर हो गया हीट एनर्जी डिपेंड करेगी बॉडी के मास पे, और तीसरा फैक्टर हो गया हीट एनर्जी डिपेंड करेगी बॉडी के। तो एक काम करते हैं, हम तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेते हैं। अब पहली वाली तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ये तो इक्वेशन में आएगी, तो हम इन दो इक्वेशन को कंबाइन करते हैं। चलते हैं, कंबाइन कर देते हैं। कंबाइनिंग, Q प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा M डेल्टा T, और हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा देंगे, कांस्टेंट आ जाएगा C। यहाँ पर इस C को हम लोग ने बोला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। C हमारा यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अगर इस फॉर्मूले से मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला निकाल लूँ तो Q बाय M डेल्टा T आ जाए, ये हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। और अगर हम इस फॉर्मूले से यूनिट निकाल लें तो हीट एनर्जी की यूनिट जूल, मास की केजी, ऊपर गया केजी इनवर्स, टेम्परेचर की केल्विन, ऊपर गया केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी जूल, केजी इनवर्स, केल्विन इनवर्स, इसकी ये एसआई यूनिट होगी। क्लियर है आपको? इससे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल कर आ रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। हीट कैपेसिटी यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है ना। और अगर हम किसी मटेरियल की बात करें, हम उसको हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो हीट एनर्जी देना उसकी स्पीड कैपेसिटी वैल्यू पर भी डिपेंड करेगा, वो कांस्टेंट वैल्यू है क्या। अच्छा, जिन मटेरियल्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी तो उनको वो ज्यादा हीट एनर्जी भी क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन टेम्परेचर का चेंज जो होगा उनमें कम आएगा, ठीक है ना, बिकॉज सी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन जिन मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होगी, ये मैंने हाई के लिए डायग्राम बनाया, अगर जिनकी स्पीड कैपेसिटी लो होगी तो वो हीट एनर्जी क्या अडेप्ट करेंगे, सी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर स्पीड कैपेसिटी लो है तो हीट एनर्जी भी वो कम एब्जॉर्ब करेंगे, है ना। लेकिन टेम्परेचर का जो चेंज आएगा वो उनमें ज्यादा आएगा, बिकॉज सी टेम्परेचर पर इनवर्सली डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हम सी की वैल्यू पे ऑन बेसिस ऑफ हाई एंड लो हम रिलेट कर सकते हैं कि वो ज्यादा हीट एनर्जी अटेन करेगा या कम हीट एनर्जी अटेन करेगा, या टेम्परेचर का चेंज उसमें ज्यादा आएगा या कम आएगा, ठीक है ना। अब वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा इस चीज को रिवाइज कर लें। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर देखो मैंने यहाँ पर 3 आपके लिए मटेरियल सामने लिए हैं, एक कॉपर है, एक मैग्नीशियम है, एक वाटर है ना। अगर आप इन तीनों को कंपैरिजन देखें
तो यहाँ पर मैंने वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी, सॉरी कॉपर की हीट कैपेसिटी दिखा रखी है 0.385, ठीक है ना। अगर हम आइस की बात करें तो वाटर की बात करें तो 4.184 है, ठीक है ना, और मैग्नीशियम की 1.02 है, ठीक है ना। तो आप तीनों को जल्दी से स्क्रीन को पॉज करेंगे तब इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे, ठीक है ना। कि अगर मैं हीट एनर्जी कॉपर को, मैग्नीशियम को, वाटर को दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा हीट एनर्जी हमें किसको देनी पड़ेगी? स्क्रीन को पॉज कर लें, एक बार सोचें। तो आपने इस टेबल में देखा कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है Q बाय एम डेल्टा। अगर मैं वाटर के केस में बात करूं तो वाटर की आप देख रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा है और C Q के प्रोपोर्शनल में है। हीट एनर्जी क्या करेगा वाटर? सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन टेम्परेचर के चेंज वाटर में क्या आएगा? सबसे कम आएगा, ठीक है ना। सेम मैनर में अगर मैं कॉपर की बात करूं, कॉपर की स्प्रेड कैपेसिटी आप देख रहे हो इन तीनों में सबसे कम है। तो कॉपर हीट एनर्जी भी एब्जॉर्ब करेगा कम, लेकिन टेम्परेचर का चेंज क्या शो करेगा? ज्यादा शो करेगा। तो इस तरीके से आप तीनों को रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे अपने हम बढ़ते हैं, वो है टॉपिक हीट कैपेसिटी। अब देखिए, जब पिछले अभी आर्टिकल में आपने पढ़ा कि किसी सब्सटेंस को आप हीट एनर्जी दे रहे हो तो डिपेंड कर रही है मटेरियल के नेचर पे, मास पे और टेम्परेचर पे डिपेंड, है ना। अच्छा, व्हाट इफ मैं अगर मास को बॉडी के कांस्टेंट कर दूं और हीट एनर्जी में अब बॉडी को दूं, यानी मैं मास चेंज करने की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो जब मैं मास को चेंज नहीं करूंगा तो हीट एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर पर तब डिपेंड करेगी, इस पर टेम्परेचर के चेंज पर डिपेंड। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा देते हैं, कांस्टेंट आ जाएगा सी डैश। यहां पर ये जो सी डैश निकल कर आ रहा है, इसी सी डैश को हम लोग हीट कैपेसिटी बोलते हैं, या इसका एक नाम और होता है तो हम थर्मल कैपेसिटी भी बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? थर्मल कैपेसिटी। यानी सब्सटेंस को हीट एनर्जी हमने दी, उसका मैं मास चेंज नहीं कर रहा हूं, तो दी गई हीट एनर्जी सिर्फ डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पर, ठीक है ना, कितना टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। तो Q का फॉर्मूला हो गया आपका सी डैश डेल्टा टी। तो यहां से मैं अगर सी डैश का फॉर्मूला बना लूं हो जाएगा Q बाय डेल्टा टी। क्लियर? यूनिट निकालेंगे अगर मैं सी डैश की, तो यूनिट आ जाएगी सी डैश की जूल, हीट एनर्जी की, टेम्परेचर की केल्विन, जूल केल्विन इनवर्ट, ये आ जाएगी सी डैश की, ठीक है। अच्छा, अभी आपने इन दोनों टर्म्स को देखा, हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा और आपने पिछले टर्म को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। अब आप सोचें कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी C इज इक्वल्स टू Q अपॉन एम डेल्टा टी, और हीट कैपेसिटी का मतलब C डैश इक्वल टू Q बाय डेल्टा टी। दोनों में से मास पे कौन डिपेंड करे? जल्दी से आप सोच लें और फिर इस चीज को आंसर करें, ठीक है। तो चलते देखते हैं किस पे डिपेंड करेगा। अगर हम इस फॉर्मूले में बात करें, पीछे वाले फॉर्मूले में जो हम लोग ने आर्टिकल पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। देखिए, इस फॉर्मूले से लोगों को यही लगता है, काफी स्टूडेंट कहते हैं मुझसे कि सर इस फॉर्मूले में मास आ रहा है, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास पर डिपेंड करेगा, लेकिन इस फॉर्मूले में मास नहीं है तो इस पर हीट कैपेसिटी मास पर डिपेंड नहीं करेगा। जबकि एक्चुअल में क्या है, इसका कन्वर्स है। ये हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड करता है, लेकिन हीट कैपेसिटी मास पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं डिपेंड करता है? आप देखो, यहीं पर सब कुछ लिखा हुआ है मैंने। मास पर एक्चुअल में डिपेंड हीट एनर्जी कर रहा है, सी तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था ना, तो मास को चेंज करने पर दी गई हीट एनर्जी चेंज होगी, सी चेंज नहीं होगा। फॉर अ गिवन मटेरियल सी की वैल्यू चेंज नहीं होती, तो सी क्या रहेगा उस गिवन मटेरियल के लिए? क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर हीट कैपेसिटी के बारे में हम बात करें, तो मैंने अभी बोला था कि अगर बॉडी का मास कांस्टेंट करो तो दी गई हीट एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड, तब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सी डैश आ रहा था। यानी अगर मैंने मास को वेरी किया तो इस सी डैश की वैल्यू भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। यानी सी डैश मास पे डिपेंड करेगा और सी मास पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी चीज को जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने उसके लिए यहाँ पे डायग्राम भी बना रखा है। आप देख रखें कि ये एक सेम मटेरियल है, उस सेम मटेरियल का मैंने कुछ पार्ट निकाल लिया, उस पार्ट को मैंने ए नाम दे दिया और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है उस पार्ट को मैंने बी नाम, ठीक है ना। अब आप देखें तो हीट कैपेसिटी, क्योंकि मटेरियल क्या है? सेम है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों की क्या रहेगी? सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जिस मटेरियल का मास कम है उसकी हीट कैपेसिटी भी क्या होगी? कम होगी, और जिस मटेरियल का मास ज्यादा है उसकी हीट कैपेसिटी भी क्या होगी? ज्यादा। देखिए, सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल में जिसका मास कम होगा उसकी हीट कैपेसिटी कम होगी, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी।
लेकिन मटेरियल सेम है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती है। तो चाहे छोटा मास हो चाहे बड़ा मास हो, अगर मटेरियल सेम है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज नहीं होगी, दोनों पार्ट की क्या रहेगी, सेम रहेगी। नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं रिलेशन हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, अभी आप लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा हीट एनर्जी का, Q इज इक्वल्स टू होता है mc डेल्टा टी, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का Q इज इक्वल्स टू c डैश डेल्टा टी। अगर हम दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दें, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा बन जाएगा 1 इज इक्वल्स टू mc अपॉन c डैश बन जाएगा। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि c डैश इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, mc आ रहा है। और वैसे भी आप इस फॉर्मूले को देखें तो यहां से देखिए वही बात फिर से मेरी ट्रू हो रही है दोबारा, कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में अगर आप मास से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हीट कैपेसिटी मिल, यानी हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, और मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों पे डिपेंड। ठीक है, तो इस तरीके से मैं भी ये भी आंसर मैं कह सकता हूं कि हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड करती है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हमारा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कैलोरीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब हम कैलोरीमीटर पढ़ लेंगे तो इससे हमें कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल भी समझ में रहेगा और उसी पे बेस्ड हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं कैलोरीमीटर देखते हैं। कैलोरीमीटर होता क्या है, ये बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम किसी पर्टिकुलर लिक्विड को जो मैंने यहाँ पढ़ा ला, उस लिक्विड की हम हीट एनर्जी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब हीट एनर्जी को मेजर करना है तो मुझे टेम्परेचर तो चाहिए होगा, तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए मैंने थर्मोमीटर यहाँ पे लगा दिया। ठीक है ना, आप देख रहे हैं अंदर ये जो हमने वेसल ले रखा है, मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये जो हम वेसल ले रहे हैं, ये वेसल हमारा बना हुआ है कॉपर का। इस वेसल को हमने बना लिया है कॉपर का। देखो कॉपर को लेने के दो रीजन है, ठीक है ना। सबसे पहला रीजन तो ये कि कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो होगा क्या कि कॉपर में आप जैसे ही लिक्विड डालोगे, जो भी लिक्विड डालोगे, तो जल्दी से जल्दी कॉपर उसका टेम्परेचर क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। ठीक है ना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, टेम्परेचर एक्वायर करेगा। कुछ बच्चे कह देते हैं टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा, टेम्परेचर एब्जॉर्ब नहीं होता है, एब्जॉर्ब होती है हीट एनर्जी, एक्वायर करता है टेम्परेचर। ठीक है ना, तो कॉपर जो होगा वो टेम्परेचर को क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा, बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। दूसरी बात अगर हम बात करें, कॉपर जो होता है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होती है, सी की वैल्यू इसकी क्या है, बहुत कम है। फिर से उसी फॉर्मूले पे चलते हैं, सी का फॉर्मूला होता है Q बाय एम डेल्टा टी। और मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सी जितना कम होगा वो उतनी कम हीट एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, कम हीट एनर्जी अगर एब्जॉर्ब करेगा तो कंटेंट जो है उसकी हीट एनर्जी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। ठीक है ना, उसमें लॉस नहीं आएगा। दूसरी बात, सी तो कम है लेकिन टेम्परेचर का चेंज वो क्या शो करेगा, सबसे ज्यादा शो करेगा, बिकॉज सी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो C जितना ज्यादा होगा टेम्परेचर का चेंज उतना कम होगा, और C जितना कम होगा टेम्परेचर का चेंज उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पर क्या होगा कि कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होने से कॉपर टेम्परेचर क्या एक्वायर करेगा, कॉपर टेम्परेचर ज्यादा चेंज शो करेगा, लेकिन हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कम, तो कंटेंट की हीट एनर्जी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। अच्छा, दूसरी बात कैलोरीमीटर की बात करें, आपको ये पता है कि हीट एनर्जी तीन वेज में फ्लो होती है, एक होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड देन रेडिएशन। अच्छा, अगर फ्लो तीन वे में हो रही है तो लॉस भी कितने वेज में हो सकती है, सेम इन्हीं तीन वेज में हो सकती है, क्या, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब देखिए आप, कंडक्शन के लॉस से बचाने के लिए हमने क्या किया है कि बाहर जो हमने जैकेट ले रखी है ये वुड की बनी और इसके अंदर कॉटन और हमने वुलन मटेरियल भर दी। कैसे मटेरियल भर दिए, कॉटन और या फिर वुलन मटेरियल भर दी। तो इन मटेरियल, ये मटेरियल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं, तो ये हीट एनर्जी को कंडक्ट करके बाहर नहीं ट्रांसफर करते, तो इस तरीके से हीट एनर्जी मेंटेन रहेगी। दूसरा काम हमने क्या किया, ये जो कॉपर का वेसल था इसको अंदर से सिल्वर्ड कर दिया, पॉलिश कर दिया। जब पॉलिश करने से क्या होगा कि जो भी हीट एनर्जी इस कंटेंट में होगी, ठीक है ना, वो हीट एनर्जी यहाँ से निकलेगी, रिफ्लेक्ट करेगी इस पॉलिश सरफेस से, वापस इसी मीडियम में आ जाएगी। तो रेडिएशन से हीट एनर्जी बाहर नहीं जा पाएगी, रिफ्लेक्ट होकर हीट एनर्जी उसी पर्टिकुलर लिक्विड में नहीं, कंटेनर के अंदर ही रहेगी। तो इस तरीके से मैंने उसको रेडिएशन के लॉस से मैंने क्या किया, बचा लिया। दूसरी चीज है कन्वेक्शन, एयर से भी हीट एनर्जी क्या हो सकती है, लॉस होती है, लॉस हो सकती है। तो कन्वेक्शन के लॉस से बचाने के लिए मैंने ऊपर वुडन की लिड ढक दी है, इंसुलेटेड लिड ढक दी है, जिससे क्या होगा, हीट एनर्जी कन्वेक्शन से लॉस। ठीक है ना, तो इस तरीके से इन तीन लॉसेस से मैंने अपने कैलोरीमीटर को क्या कर लिया, बचा लिया। ठीक है ना, हम मैक्सिमाइजेशन पे काम कर रहे हैं कि हीट एनर्जी कम से कम लॉस हो। ठीक है ना, तो इसलिए हमने ये सारे मेजरमेंट्स हमने लिए। ठीक है, इसी कैलोरीमीटर पे एक आर्टिकल मिल जाता है हमें कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है ना,
तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बोले उसको, या फिर हम बोले प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर। तो प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर कहता है कि अगर एक आप हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी के कॉन्टैक्ट में लाएंगे, तो सिंपल सी बात है कि हॉट बॉडी हीट एनर्जी क्या करेगी, लूज, और कोल्ड बॉडी हीट एनर्जी करेगी गेन। तो हॉट बॉडी जितना हीट एनर्जी लूज करेगा, कोल्ड बॉडी उतना ही हीट एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा, है ना। लेकिन प्रोवाइडेड ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब सराउंडिंग में हीट एनर्जी लॉस ना हो रही हो, तभी ये पॉसिबल है। तो इस पे स्टेटमेंट हम ऐसे लिखेंगे कि इफ देयर इज नो हीट लॉस टू द सराउंडिंग, देन द टोटल एनर्जी हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी। और अगर आप देखें तो ये कोई नया प्रिंसिपल नहीं, बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो ये किस प्रिंसिपल बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड, ठीक है। तो हम इस पार्ट के भी न्यूमेरिकल करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को हम यूज करेंगे जब हम न्यूमेरिकल का सेशन करेंगे तब। अब इस चैप्टर में कुछ बेसिकली रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो पहले मैंने ये स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जो आपके बेस्ड है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर बेस्ड, है ना। जैसे पहला आपका टॉपिक है व्हाई इज वाटर यूज्ड एज अ कूलेंट इन कार रेडिएटर। कार रेडिएटर्स में हम लोग वाटर को यूज करते हैं, है ना, इंजन को कूल करने के लिए। तो अगर हम वाटर के बारे में समझें तो वाटर की ऑलमोस्ट जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होती है। यानी 1 पर केजी, यानी 1 केजी वाटर का टेम्परेचर अगर मुझे 1 केल्विन से बढ़ाना है तो उसको हीट एनर्जी मुझे 4200 जूल देनी पड़ेगी, है ना। तो 4200 जूल हीट एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अब जब आप कार के रेडिएटर्स में आप क्या करते हो, वाटर को डालते हो, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होने की वजह से जो वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो भी ज्यादा होगी। जब इंजन की जो हीट एनर्जी है वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो इंजन आपका क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसके आंसर में हम कीवर्ड लिखेंगे। क्या कीवर्ड लिखेंगे, सबसे पहला तो कीवर्ड इट इज ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी है, सो इट विल एब्जॉर्ब ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, सो द इंजन विल क्विकली गेट्स कूल, इसलिए हम ऐसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, why do aquatic animals survive in the cold countries even when the temperature is below 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो ये हमारा कुछ ना कुछ एनिमल्स एक्सपेंशन से रिलेटेड है क्वेश्चन। इसमें आ गया स्पेसिफिक कैपेसिटी से कम रिलेशन है ना। कि एक्चुअल में क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स की अगर हम बात करें, फ्रीजिंग जब स्टार्ट होती है हमारे पॉन्ड की या रिवर्स की, तो टॉप से स्टार्ट होती है ना। ये आपका एनिमल्स एक्सपेंशन वाले कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो क्लास 9 का टॉपिक है, आपको याद होगा, ठीक है ना। तो इसको आप एक बार रिवाइज कर लेना, अगर कोई डाउट होता है तो मुझे बता, ठीक है ना। या फिर कहो तो चलिए इसको डिस्कस ही कर लेते हैं। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर एनामेलस एक्सपेंशन, एनामेलस बिहेवियर शो करता है। तो वाटर का जब टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से 4 डिग्री सेल्सियस तक आता है तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट करता है, एज यूजुअल कॉन्ट्रैक्ट ही करेगा क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है। लेकिन जब वाटर 4 डिग्री सेल्सियस से जीरो जाता है तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट करने के बजाय एक्सपैंड कर जाता है। तो वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो 0 डिग्री सेल्सियस अटेन कर लें, उनका वॉल्यूम बढ़ गया है। अच्छा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये डेंसिटी कम वाले मॉलिक्यूल जिनका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कम डेंसिटी के, तो पानी के ऊपर सरफेस पे आ जाएंगे। तो फ्रीजिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, टॉप से स्टार्ट होगी। इसलिए एक्वेटिक लाइफ आपकी नीचे बॉटम में रिजर्व रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक मेटल कप है, एक वाटर फिल्ड कप है, और प्लेस्ड इन द सन, देन व्हिच गेट्स हॉटर फास्टर एंड वाई। अभी आपने देखा जैसे मेटल का कप, मान ली फॉर सपोज कॉपर का कप, तो कॉपर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो लो होती है, लेकिन वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होती है, तो कॉपर की जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है तो आप उसको हीट एनर्जी दे रहे हो, और वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी ज्यादा है, आप उसको भी हीट एनर्जी दे रहे हो। लेकिन वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी हाई है, इसका मतलब उसमें टेम्परेचर का चेंज आने के लिए, ठीक है ना, उसको ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए। लेकिन मेटल कप की स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या है, कम है, तो उसको टेम्परेचर का चेंज करने के लिए कम हीट एनर्जी में भी काम चल जाएगा। तो कौन जल्दी हॉट हो जाएगा, मेटल कप हो जाएगा, ठीक है ना। और देर में कौन गर्म होगा, वाटर फिल्ड कप होगा, ठीक है। अब ये वाले जो हमारे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये बेस्ड है हीट कैपेसिटी पर, यानी सी डैश पर, ठीक है ना। सी डैश के लिए मैंने बताया था मास पर डिपेंडेंसी होती है। चले देखते हैं, कह रहा व्हाई आयरन प्रेस, आयरन यानी प्रेस की हम बात करें जैसे हमने क्लोथ को आयरन करते हैं, आर मेड विद थिक बेस। तो जो आयरन प्रेस होते हैं वो एक्चुअल में बेस से क्या होते हैं, थिक होते हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर बेस थिक है इसका मतलब बेस में मास क्या है, ज्यादा है। अच्छा, मास अगर ज्यादा होगा तो हीट कैपेसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या करेगा, स्टोर करेगा, लेकिन लूज करेगा, धीमे धीमे लूज करेगा, ठीक है ना। तो जो आयरन से हम क्लोथ को प्रेस करें उनको इंस्टेंट हीट नहीं मिलेगी, तो हीट क्या मिलेगी,
धीमे धीमे मिलेगी। इस तरीके से हमारे कपड़े नहीं जलेंगे और एक सही आयरन हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें, इसी पर एक क्वेश्चन मिलता है पैन का, कि पैन के भी बेसिस जो होते हैं, जो कुकिंग पैन हम यूज करते हैं, उनके बेसिस भी हम थिक लेते हैं। अगर थिक बेस होगा तो मास ज्यादा, तो हीट कैपेसिटी भी ज्यादा, तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ज्यादा, लेकिन लूज करेगा धीमे धीमे, तो हमारा जो फूड होगा वो प्रॉपरली इवन कुक हो जाएगा। फिर वहीं पर अगर आप थिन पैन यूज करोगे तो हीट एनर्जी, थिन पैन है तो हीट एनर्जी वो जल्दी लूज कर देंगे थिन पैन, और हीट एनर्जी जल्दी लूज करके अगर फूड को दे देंगे तो फूड हमारा क्या हो जाएगा, ओवर कुक हो जाएगा, जल जाएगा हमारा, ठीक है ना फूड। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाई डज अ सब्सटेंस विद हाई हीट कैपेसिटी टेक्स लॉन्गर टाइम टू हीट अप और कूल डाउन, सेम ही इसी पर बेस्ड है जो मैंने बताया, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, व्हाई डज द टेम्परेचर ऑफ सैंड चेंज मोर क्विकली देन दैट ऑफ वाटर ड्यूरिंग डे, ठीक है, सेम वही रीजन है जो मैंने भी बताया। अगर सैंड की बात करें तो सैंड की हीट कैपेसिटी जो होती है वो कम होती है, लेकिन वाटर जो होता है, वाटर की हीट कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जब सैंड की हीट कैपेसिटी कम है ना, तो टेम्परेचर का चेंज क्या शो करेगा, ज्यादा शो करेगा, यानी जल्दी गर्म हो जाएगा, बिकॉज सी डैश का फॉर्मूला क्यू बाय डेल्टा टी से। सैंड का सी डैश कम है तो टेम्परेचर के चेंज ज्यादा शो करेगा, ठीक है ना। इसलिए सैंड आपका जल्दी क्विकली गर्म हो जाएगा, लेकिन वाटर की बात करें, वाटर के लिए सी डैश क्या है, ज्यादा है, वाटर का टेम्परेचर चेंज क्या होगा, कम होगा, तो वाटर जल्दी गर्म, ठीक है ना। तो ये सारे कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन थे जो आपके हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर बेस्ड थे, ठीक है ना। अगर आपके इन रीजनिंग बेस्ड कोई और डाउट्स भी होते हैं तो मुझे बता दूंगे, कि मैं उसको भी सॉल्यूशंस में बता दूंगा या वहाँ पे रीजनिंग में। बाकी आप हमारे इन चैनल से भी कनेक्ट कर सकते हो और इन चैनल्स पे भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, है ना। और मैंने जैसा कि अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था, साउंड की वीडियो में, हमारा प्राइम एकेडमिक्स का प्ले स्टोर पर ऐप भी है, आप वहाँ से प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको एक बैच मिलेगा, डेमो बैच है वो आपका, तो उस बैच पे आप जाकर लॉग इन कर सकते हो, उस बैच पे जाके आप उस बैच को आप ले सकते हो, वो बैच एब्सोल्युटली फ्री है। वहाँ पे आपको हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री जो आपके इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल है वो मिल जाएगा, प्लस अभी हम अपने इंस्टीट्यूट में बोर्ड एग्जाम पे पैटर्न पे बेस्ड, बोर्ड पैटर्न पे बेस्ड हम लोग प्री बोर्ड्स कराने वाले, नहीं मॉक टेस्ट आप कह सकते हो, वो कराने वाले, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी आप देखें, हमारी वीडियोस को देखें, और आप जो भी और भी आपके कुछ सजेशंस हैं, आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियोस मिलें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हमारे इन चैनल्स पे प्राइम एकेडमिक से, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी आप बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैलोरीमेट्री के पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।